विद्यार्थियों, मैं अतुल कुमार जोशी ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा की ओर से आप सभी छात्रों को आज भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की भूगर्भिक संरचना की श्रेणी में आगे बढ़ते हुए जो तीसरा उपसमूह है द्रविडियन समूह की चट्टानें तथा चौथा उपसमूह आर्यन समूह की चट्टानें या शैल समूह, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। सामान्यतया हम अभी कोविड-19 के कारण ऑनलाइन अध्ययन ही कर पा रहे हैं, अतः मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो निरंतर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और महाविद्यालय के द्वारा समय समय पर जो भी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं उनसे अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखें। हमने पूर्व वीडियोस में भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन किया था। उसमें पूरा कैम्ब्रियन शैल समूह के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद हमने पुराण समूह की शैल संरचना का अध्ययन हमने कर लिया था। उसी तीसरा उपभाग द्रविडियन समूह की शैल समूह के बारे में हम आज बात करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जो द्रविडियन शैल समूह है उसका जो विस्तार है वह हमें कैम्ब्रियन से लेकर मध्य कार्बोनिफेरस काल तक मिलता है। तो एक मिक्स फॉर्म यहाँ हमें मिलता है पुरानी शैल समूह का। और कैम्ब्रियन और मध्य कार्बोनिफेरस आप से परिचित हैं कि क्या है। ये पृथ्वी की आयु को जब हम विभिन्न कालखंडों में विभाजित करते हैं तो उन्हीं के अलग अलग नाम हैं। तो हम कैम्ब्रियन से लेकर मध्य कार्बोनिफेरस काल तक हमें जो शैल समूह मिलता है हमें उनसे द्रविडियन शैल समूह में विभाजित किया है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो जो ध्यान रखनी है आपको, वह जीवावशेषों से युक्त, अर्थात इसमें जीवाश्म पाए जाते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा, ये प्रायद्वीप के अधिकतर बाहरी हिस्से में हमें मिलती है। प्रायद्वीप में इस तरह की शैल समूह में नहीं मिलते हैं और इसका हमें अधिक विस्तार से इसके तथ्य मिलते भी नहीं हैं। तो यही है कि जीवावशेष युक्त कैम्ब्रियन से मध्य कार्बोनिफेरस काल की जो शैल समूह ने हमें द्रविडियन शैल समूह में विभाजित किया है। जो चौथा हमारा प्रमुख उपसमूह है वह है आर्यन समूह, और इस आर्यन समूह का जो समय है वो है ऊपरी कार्बोनिफेरस काल से लेकर प्लेस्टोसिन काल तक। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर प्लेस्टोसिन काल तक हमें आर्यन समूह में शैल समूह में चट्टानें मिलती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का इसका एक उपविभाजन है। तो आर्यन जो शैल समूह की चट्टानें हैं उसे हम सामान्य रूप से 4 उपसमूह में विभाजित करते थे, और उस 4 उपसमूह में जो पहला उपसमूह है वो है गोंडवाना क्रम का शैल समूह। दूसरा जो उपसमूह आता है इसमें वो आता है टर्शियरी कालीन शैल समूह, और इन टर्शियरी कालीन शैल समूह के बीच में एक शैल समूह और आता है मुख्य सेकंड नंबर पर, जो आता है दक्कन ट्रैप। तो देखिए, आप अगर इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, उसके बाद टर्शियरी कालीन शैल समूह, और टर्शियरी कालीन समूह के बाद जो सबसे नवीनतम है वो है क्वाटरनरी शैल समूह। ये 4 शैल समूह आर्यन समूह के ही उपविभाग हैं। तो आज हम प्रारंभ करते हैं वो है गोंडवाना शैल समूह से। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं या उनके संबंधित जो तथ्य हैं वो निम्न प्रकार से हैं कि गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र से हुई है। ये जिसे पहले गोंड राज्य के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, उसे एक गोंड रीजन, यहाँ राज्य शब्द का जो अर्थ है वो एक रीजन से है। तो मध्य प्रदेश राज्य के गोंड क्षेत्र से, जहाँ गोंड जनजाति मुख्य रूप से रहती है, उसी के नाम से गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। गोंडवाना शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले विद्वान H.B. मेडलीकोट, जिन्होंने 1872 में गोंडवाना शब्द का प्रयोग किया था। इस गोंडवाना शैल समूह में ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग के मध्य की शैल समूह मिलती है। मछली व रेंगने वाले जीवों के अवशेष हमें इसमें मिलते हैं।
घाटियों व नदियों के द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थ द्वारा यह गोंडवाना क्रम की सेल समूह निर्मित पाई जाती है। अर्थात हिमनदी या नदी अपर्दन और झील बेसिनों में अवसादों का निक्षेपण हुआ। दलदली घाटियों में जो वन थे वो कालांतर में दलदल में दब गए और बहुत समय के पश्चात वनस्पति का रूपांतरण भी हुआ। तो उस रूपांतरण के कारण वह कोयले में परिवर्तित हो गई। इसलिए इसकी मुख्य विशेषता है कि सबसे अधिक जो कोयला पाया जाता है वह गोंडवाना सेल समूह में ही पाया जाता है। इसका अगर वितरण की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में जो गोंडवाना सेल समूह की चट्टानें हैं वो निम्न क्षेत्रों में हमें मिलती है। उसमें दामोदर नदी घाटी में राजमहल पहाड़ियों तक, दूसरा हिस्सा महानदी घाटी में महानदी श्रेणी के नाम से, गोदावरी व सहायक नदियों वर्धा व वैनगंगा की घाटियों में, कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, चेन्नई, गुंटूर, कटक, राजमहेंद्री, विजयवाड़ा, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम, ये जो चौथा वर्ग है इसमें बिखरे रूप में गोंडवाना क्रम की सेल समूह में मिलती हैं। तो अगर हम मानचित्र के आधार पर इसके वितरण को देखना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण वितरण इसका हमें जो मिलता है वह वितरण छत्तीसगढ़ रीजन में दामोदर नदी घाटी और राजमहल की पहाड़ियों वाला जो हिस्सा है वहाँ। दूसरा जो हमें मिलता है महानदी घाटी उड़ीसा, उस क्षेत्र में हमें इसका विस्तार मिलता है। गोदावरी व उसकी सहायक नदियों के जो क्षेत्र है उसमें हमें वर्धा वैनगंगा, उसमें इसका समूह हमें मिलता है। जैसे बाकी कच्छ वाला रीजन, कच्छ रीजन हो गया, कच्छ के काठियावाड़ रीजन हो गया, पश्चिमी राजस्थान में हमें आंशिक रूप मिलता है। साउथ की बात करें तो चेन्नई, गुंटूर, कटक, उड़ीसा वाले रीजन में राजमहेंद्री, विजयवाड़ा, तिरुचिरापल्ली और रामनाथपुरम तक इसका बिखरे रूप में जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों में इसका विस्तार हमें मिलता है। मुख्य रूप से राज्यों की अगर बात करें तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रायद्वीपीय गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार मिलता है। बाह्य प्रायद्वीप की चट्टानों की अगर बात करें तो बाह्य प्रायद्वीप में कश्मीर, दार्जिलिंग क्षेत्र, सिक्किम व असम में बाह्य प्रायद्वीप की चट्टानें मिलती है। भारत के बाहर निकटवर्ती देशों जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान में भी गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है। इस गोंडवाना सेल समूह का जो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व है वो है 98% अर्थात 98% कोयला इन्हीं गोंडवाना क्रम की सेल समूह में हमें मिलता है। चीका मिट्टी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योग के लिए इसका बहुत ही महत्व है। हम आगे बात करते हैं जो इसका दूसरा विभाग है दक्कन ट्रेप। सामान्य रूप से क्रिटेशियस युग के अंत में दरारी उद्गार हुआ था, उससे व्यापक रूप से एक ज्वालामुखी क्रिया हुई और उस ज्वालामुखी क्रिया से जो दरारी उद्भेदन से एक मोटी लगभग 2000 से लेकर 2400-2500 मीटर मोटाई में अलग अलग स्थानों पर इसकी मोटाई अलग अलग है, लेकिन औसत अगर मोटाई की बात करें तो 2200-2300 मीटर मोटी एक ज्वालामुखी द्वारा दरारी उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी द्वारा बेसाल्टिक लावा के जमाव से एक भूमि का निर्माण होता है, उसे हम दक्कन ट्रेप कहते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इसका निर्माण अपर क्रिटेशियस से लेकर इयोसीन के मध्य ज्वालामुखी उद्गार हुआ और ये किस आधार पर हुआ? लावा के निकलने से हुआ। पश्चिमी भाग में अगर इसकी मोटाई की बात करें तो 2134 मीटर है, जो पूर्व की ओर जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। इसमें मुख्यतः बेसाल्ट और डोलोमाइट का जमाव हमें मिलता है। मिट्टी जो है वो काली मिट्टी, कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी एक ही नाम है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसकी उपलब्धता यहाँ इसी मिट्टी में मिलती है, इसी जो बेसाल्टिक
जमाव है उससे काली मृदा का निर्माण होता है। उसी को हम कपास मृदा भी कहते हैं, उसी को हम रेगुल मृदा भी कहते हैं। खनिजीय दृष्टि से अगर हम बात करें तो रासायनिक विशेषताओं में दक्कन ट्रेप में एक रूपता पाई जाती है। यहाँ कोई अत्यधिक खनिजीय अंतर नहीं मिलता। सामान्य रूप से यहाँ माणिक्य, अगेट और गटिया रत्न भी प्राप्त होते हैं। इसका मुख्य जो महत्व है दक्कन ट्रेप की सेलों का, वो भवन और सड़क निर्माण के लिए महत्व है। इसका वितरण महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी आंशिक रूप से ये विस्तृत पाई जाती है। लेकिन अगर मानचित्र के आधार पर आप देखें तो मुख्य रूप से हमारा जो गुजरात खंड है, महाराष्ट्र रीजन है, इसी रीजन में मुख्य रूप से हमें यह सेल समूह मिलता है। ये जो क्षेत्र है, इसी पूरे क्षेत्र में हमें, जैसे अगर इधर बात करें तो इंदौर, नागपुर, मुंबई, ये जो मुख्य क्षेत्र हैं, इन 3 बड़े शहरों के तक विस्तृत ये जो पूरा भाग है ना। अगर तो इस संपूर्ण भाग में जो महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, वहाँ में सघन रूप से दक्कन ट्रेप का विस्तार मिलता है। इस ट्रेप का हम वर्गीकरण करते हैं तो इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अपर ट्रेप जो 460 मीटर तक मोटा होता है और इसका मुख्य विस्तार केवल महाराष्ट्र में मिलता है। मध्य ट्रेप 1220 मीटर मोटा है, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार मिलता है। लोअर ट्रेप पूर्व की ओर इसका विस्तार है, इसकी मोटाई 152 मीटर होती है। आर्थिक महत्व की अगर हम बात करें तो ये भवन और सड़क में, अभी पहले भी हमने बात की, भवन और सड़क निर्माण में इसका महत्व है। राजपीपला, खंभात, रत्नगिरी के निकट माणिक अगेट की इसमें प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड में बॉक्साइट के जमाव हमें दक्कन ट्रेप में मिलते हैं। और इन चट्टानों का प्रयोग हम पेट्रोल शोधन और एल्यूमिनियम के अयस्क के रूप में भी करते हैं। तो सामान्य रूप से ये इसका आर्थिक महत्व है। धन्यवाद। इसका जो अगला क्रम है उसे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।